हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति टॉपिक को। आपके पेट के सिलेबस में भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन किया हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया हुआ टॉपिक। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ओके, अगला है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारत के संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 53(1) के तहत कहा गया है। ठीक है, ओके, चलिए अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में होती है, यानी कैबिनेट में। ओके, चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति या स्थिति किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान है? तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जो हैं ये अनुच्छेद 58 के तहत है। ठीक है, यूपीपीएससी 1995 क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से नीचे के लोग राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं विहित की गई हैं? तो राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह लोकसभा अध्यक्ष वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ओके, ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। ओके, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के जो है निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि सभी सदस्य। ओके, ठीक है, जहाँ के भी यानी कि सभी राज्य विधानसभाओं के या दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ओके मनोनीत जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, चलिए अगला है, दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ये 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो अनुच्छेद 55 के तहत है। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किंतु यदि संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो किस तिथि से यह माना जाएगा कि उस सदन में उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है? तो राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तिथि से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो ये जो है क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित यानी कि कितने प्रस्तावित और कितने अनुमोदित होने चाहिए। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता जो है वो अनुच्छेद 57 के तहत है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये है अनुच्छेद 54 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ना याद रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ओके, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? यह कि 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है,
किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को ही माना जाएगा। तो ये आपका 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है या प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा ही अभिनिश्चित जनसंख्या को माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम मत कितना होना चाहिए? कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक। ठीक है, चलिए अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस का उपबंध किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है ये अनुच्छेद 56 के तहत है। ठीक है, निर्वाचन जो है वो निर्वाचन मंडल जो है अनुच्छेद 54 के तहत है, निर्वाचन की रीति 55 के तहत है और जो है राष्ट्रपति की पदावधि जो है वो 56 के तहत है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो ये पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक धारण करता है? 5 वर्ष तक। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता, तब तक वह पद पर बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे देता है। ठीक है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। ओके, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ओके, नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? ये होता है 6 माह के भीतर चुनाव करवा लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम या ज्येष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? यह है आपका अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति की शपथ और उसके प्रारूप के बारे में डिस्कस करता है। चलिए अगला है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में है। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 60 में है, महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संविधान के अतिक्रमण यानी वायोलेशन के आधार पर चलाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व उसे लिखित सूचना देना आवश्यक है? यानी अगर राष्ट्रपति के प्रति जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसकी सूचना जो होती है, आरोप पत्र प्रस्तुत करना जो होता है वो कितने दिनों पूर्व करना होता है? तो 14 दिन पूर्व करना होता है। ओके, क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व उसे लिखित सूचना प्रस्तुत करना होता है? यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वो संसद में प्रस्तुत करने के 14 दिन पूर्व ही हमें सूचना देनी होती है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो दिल्ली व पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य तो होते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं किंतु उनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सभी। ओके, नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदन के कुल कितने सदस्यों की बहुमत से पारित होना चाहिए? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो प्रस्ताव जो है वो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से ही महाभियोग प्रस्ताव जो है या महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी समझी जाती है और राष्ट्रपति का पद जो है समाप्त माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय ये उच्चतम न्यायालय करता है अनुच्छेद 71 के तहत। ओके, नेक्स्ट है, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? ये है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 78 के तहत है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। केवल स्थगन करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत यानी नॉमिनेट किया जाता है? तो ये 2 प्रतिनिधियों को किया जाता था, लेकिन अब यह प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया प्रावधान। ओके, चलिए अगला है, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रावधान किया गया है? तो जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो किस क्षेत्र से होते हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है? संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 111 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखिएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है अनुच्छेद 108 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अगला है, किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि ये धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों ये दोनों राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही जो है प्रस्तुत किए जाते हैं सदन में। ओके, अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो राष्ट्रपति जो है जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 111 के तहत करता है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किस विधेयक के संबंध में? भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। ओके, नेक्स्ट है, किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद एग्जाम के लिए। अगला है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि संसद के दोनों सदन जो है वो सत्र में ना हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिससे तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? तो ये 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है। जब संसद का अधिवेशन आरंभ हो जाता है तब से ये काउंट किया जाता है और यह 6 सप्ताह तक बना रहता है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के तहत प्रदान की गई है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी प्रकार के मृत्यु दंड तथा अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया हो, तो राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये भी। अगला है, धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक हो अथवा वित्त विधेयक हो तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से ही। ओके, नेक्स्ट है, यानी कि फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांड किसमें निहित होता है? ये राष्ट्रपति में निहित होता है। आपने पढ़ा होगा बहुत पहले भी जीके में, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का। तो ये अनुच्छेद 53(2) के तहत ये कहा गया है कि संघ के रक्षा बलों, ठीक है, सुप्रीम कमांड किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक निर्वाचित किया था। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तथा अनुमोदन सरदार पटेल ने किया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और अनुमोदन जो है सरदार पटेल ने किया था। ओके, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? ये कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र में 1982 में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ओके, नेक्स्ट है तो नीलम संजीव रेड्डी की बात करें, इसकी पूर्व जो है 1969 के चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे अब तक के सबसे कम मतों के अंतर यानी 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति भी हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद क्या रखना है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। और अगर ऐसा पूछे डॉक्टर वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। ये दोनों पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। ओके, नेक्स्ट है एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। कब किया? 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक किया था। तो याद रखिएगा कि ऐसे कौन से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे या प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था? तो एम हिदायतुल्लाह थे। ओके, नेक्स्ट है भारत के चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर वी. वी. गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ओके, नेक्स्ट है वी. वी. गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था? तो कौन थे? वी. वी. गिरी थे। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो इसके अलावा आप जो है करंट में आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इसके पहले रामनाथ कोविंद जी। तो ये दोनों राष्ट्रपति को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सभी राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व जो है उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित नहीं किए थे। ओके, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन है। 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। इसकी डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे इतना तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति का सरकारी आवास जो है राष्ट्रपति भवन कहलाता है। ठीक है, 1950 से इसे किस नाम से जानते थे? तो वायसराय हाउस कहते थे 1950 के पहले। ठीक है, और इसका डिजाइन जो है ये ब्रिटिश वास्तुकार थे कौन? एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। ये नाम आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट है भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियों और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो भारत द्वारा जो है विदेशों से की जाने वाली संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव यानी मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? संविधान सभा ने चुना था। ओके, नेक्स्ट है भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। उसके बाद अगला है किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था? ये कौन थे? वी. वी. गिरी थे। दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। और द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित हुए तो कौन? वी. वी. गिरी हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और सेकंड कौन हुई है आपके? द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, नेक्स्ट है किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था? तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ने वाला विधेयक कौन सा था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986। ओके, नेक्स्ट है संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 103 फर्स्ट के तहत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला है संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो राष्ट्रपति जो है विनिश्चय तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय किसकी लेता है? तो निर्वाचन आयोग की राय लेता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 103(2) के तहत। ओके, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति दी गई है? तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 352 के तहत दी गई है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? तो अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। कब कब की गई है? 1962, 1971 और 1975 में। ओके, नेक्स्ट है किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है
घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल तथा संघ और राज्यों के मंत्री के पद को राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में लाभ का पद नहीं माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन करने वाले मतदाता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ओके, नेक्स्ट है, किसी अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, यानी कि उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति को इनके पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि इन्हें राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें या राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी और आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।